चलिए आगे बढ़ते हैं उसके आगे, ठीक है। तो हमने अभी तक किसके बारे में बात करी, हमने बेसिक चीज़ें जो है उस पर देख लिया है कि किस तरीके से फोटॉन्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं और लाइट को कैसे ड्यूअल नेचर बोला गया है। ड्यूअल नेचर मतलब पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, कौन पहले है, ये सारी बातें हमने अभी तक कर ली हैं। लेकिन अब बात ये है कि जो हमने आपको ये बताया था कि कैसे लोगों ने बताया कि जो पार्टिकल है वही वेव होगी, जो पार्टिकल है वही वेव होगी, ये कैसे बताया था। तो ये कहानी पहली बार स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था 1924 में। किसके द्वारा, डी ब्रोगली के द्वारा। तो अब मैं उसी को आगे बढ़ाते हैं। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, इसके द्वारा डी ब्रोगली ने बताया था कि अगर कोई भी अगर पार्टिकल है, अगर वो किसी वेलोसिटी से चलता है तो उसमें वो एक वेव शो करेगी। वो क्या करेगी, एक वेव शो करेगी। तो कैसे कहानी देखिए इस चीज़ को, जैसे कि बात करें तो क्या इन्होंने रिलेशन दिया, रिलेशन ये दिया कि जो वेवलेंथ है वो h/p होगा। और ये चीज़ ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में लास्ट में आपको ये रिजल्ट निकाल के दिखा दिया था। ये क्या है, मोमेंटम, ये क्या है, मोमेंटम, ये क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट, इस प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है कि आप यहाँ से देखो तो h इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 जूल सेकेंड, ये होती है। इसको अगर हम अर्ज में लिखना चाहें तो हमारी इसकी यूनिट बन जाएगी, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या बन जाएगा, देखिए तो बन जाता 4.136 इंटू 10 की पावर माइनस का 15 इलेक्ट्रॉन EV इंटू सेकेंड। अगर आप जिसमें भी देखना चाहिए कि क्योंकि हमारे मॉडर्न फिजिक्स में जो यूनिट यूज होने वाली है वो जूल की जगह पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज होगी। तो कई जगह पर आपको हो सकता है कि जूल से ज़्यादा आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट यूज़ करना पड़े। तो इसके लिए आपको ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, फॉर्मूले में दोनों वैल्यू पता होनी चाहिए। ये क्या बताती है, ये बताती है आपकी वेवलेंथ। ये क्या बताती है, वेवलेंथ। तो ये कैसे बताया गया था वो आप देखिए। पहले इन्होंने ये बोला कि अगर कोई पार्टिकल है उसका मास m है, वो किसी भी वेलोसिटी से चल रहा है, तो जब भी वेलोसिटी से चल रहा होगा उसी के दौरान अगर हम बात करें तो इसमें क्या देखा गया कि ये पार्टिकल एक वेव के फॉर्म में भी मूव कर रहा है। वेव इसमें एसोसिएट है, वेव इसमें एसोसिएट है। तो ये चीज़ देखी गई। मतलब क्या है कि अगर कोई पार्टिकल है वो किसी वेलोसिटी से चल रहा है तो उसकी वेवलेंथ होगी, मतलब उसमें वेव नेचर शो होगा। तो वेव नेचर शो होता है। अब मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ इस चीज़ को ध्यान से सुनना कि दुनिया का कोई भी पार्टिकल है उसमें वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। कौन डोमिनेट करता है, कौन डोमिनेट करता है, जो चीज़ ज़्यादा दिखे। जैसे कि अगर पार्टिकल के बारे में बात करें तो पार्टिकल का अगर मास ज़्यादा है तो मास ज़्यादा होगा तो पार्टिकल नेचर ज़्यादा डोमिनेट होगा। और अगर मान लो कि उसका मास बहुत ज़्यादा कम है तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा मतलब उसमें वेव नेचर ज़्यादा डोमिनेट करेगा। तो सीधी सी बात है, अगर मास बहुत ज़्यादा कम है, अगर मास बहुत ज़्यादा कम है तो उसमें वेव नेचर डोमिनेट करेगा। अगर मास बहुत ज़्यादा है तो उसमें पार्टिकल नेचर डोमिनेट करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें वेव नहीं है, उसमें पार्टिकल नेचर नहीं है, दोनों ही पाए जाते हैं दोनों में। बट ये है कि उसमें जैसे हम लोगों के बारे में बात करें, अब ऐसा थोड़ी कि हम लोग वेव के फॉर्मेट में कहीं घूम रहे हैं, नॉर्मली पार्टिकल के फॉर्मेट में चल ही रहे हैं। लेकिन अब बात यह है कि इसमें हमारा जो नेचर है वो हम लोगों को पार्टिकल नेचर डोमिनेट है। वेव नेचर भी होता है बट वेव नेचर डोमिनेट नहीं होता है, बहुत ही कम होता है। लेकिन अब वो कितना होता है भी वो हमें आपको कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, ठीक है। तो पहले इतना नोट करिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। नोट करिए, देखिए अगर हम बात करें तो इसे क्या लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे चीज़ों को समझते हैं तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ है। देखिए अगर हमने बोला, जैसे कि पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल हमने बोला कि अगर मान लो, या जैसे हम लोग खुद का मास लेते हैं, जैसे कि मान लो कोई बहुत हैवी बंदा है, ठीक है, और मैक्सिमम ये कितना चल सकता है। मैंने मान लिया कि मैंने बोला
कि 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है। हालांकि ऐसा मतलब कोई इंसान का बहुत ही कम चांसेस है कि इतना चल पाएगा, मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ। और इसका वेट जो है वो 10 kg है। तो अभी खुद पता चल जाएगा कि अगर पार्टिकल अगर किसी स्पीड से चलता है तो उसमें क्या चीज़ डोमिनेट करता है, अभी दिख जाएगा। तो हम आपको बताएं तो फॉर्मूला हमने क्या देखा था कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पी क्या होता है? मोमेंटम होता है। इस मोमेंटम को क्या लिख सकते हो? एम इंटू वी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, इसकी वैल्यू रखो जरा, 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 डिवाइडेड बाई मास, ये हो जाएगा तुम्हारा 100 इंटू वेलोसिटी 10। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास हो जाएगा 6.626 इंटू, ये देखा जाए 10 की पावर 3 है, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 3 कम हो जाएगा, तो इसमें बन जाएगा 10 की पावर माइनस का 37। तो वेवलेंथ हमारे पास ये आएगी, वो किस में आएगी? मीटर में आएगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी तक दुनिया में ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है जो इस वेवलेंथ को डिटेक्ट कर पाए, इस वेवलेंथ को रीड कर पाए। मैक्सिमम लिमिट कितना है जो इंसानों के द्वारा जो मशीनें बनाई गई हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, वो कितना है? इसकी लिमिट है, अगर हम बात करें तो ह्यूमन लिमिट है। ह्यूमन लिमिट क्या है कि किसी भी वेवलेंथ को जो अगर वो डिटेक्ट कर सकता है तो मैक्सिमम जो लिमिट कर सकता है वो 10 की पावर -15 मीटर तक डिटेक्ट कर सकता है। मैक्सिमम पॉसिबल डिटेक्टेड वेवलेंथ, इतनी डिटेक्ट की गई है अभी तक। अब खुद बता दीजिए कि अगर जिसकी 10 की पावर -37 मीटर के आसपास है तो वो कैसे डिटेक्ट हो गई? मतलब अगर कोई इंसान या कोई भी बॉडी, हैवी बॉडी, कार हो गई, ट्रक हो गया, हाथी हो गया, बस और कुछ भी ले लो आप, जो हैवी मासेस है, तो अगर वो किसी वेलोसिटी से चल रहा है तो उसमें लगभग अप्रोक्स इस वेवलेंथ के आसपास होगी, 10 की पावर -36-37 के आसपास। तो ये डिटेक्ट की नहीं जा सकती। मतलब ये चीज़ वास्तविकता में अगर देखा जाए तो मशीन के द्वारा ये प्रूफ नहीं हुआ कि ये वेव नेचर शो करती है, बट कैलकुलेशन के द्वारा ये बात पता चल रही है कि इसमें वेव नेचर भी होता है, बट वेव नेचर बहुत कम है, इसमें पार्टिकल नेचर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि पार्टिकल देखा जाए तो इसका मास 100 kg के आसपास है। अगर इसमें देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है मास का। किसके कंपैरिजन में जब बात करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के बारे में बात करें तो उसके कंपैरिजन में इसका मास बहुत ज़्यादा हैवी है। मतलब ये पार्टिकल नेचर ज़्यादा इसमें डोमिनेट कर रहा है, वेव नेचर बहुत ही ज़्यादा कम करता है। लेकिन अब ये कैसे बात मान ली जाए कि जो डी ब्रोगली ने जो कैलकुलेशन निकाल के दिखाई है किसी भी इंसान के लिए या किसी भी जीव जंतु के लिए अगर हम बात करें तो ये कैलकुलेशन जो निकाल रहे हैं तो कैसे मान लें कि ये बात बिल्कुल सही है? क्योंकि मशीन के द्वारा ये तो चीज़ डिटेक्ट की नहीं गई है, तो ये मान कैसे लेंगे? तो इनके फॉर्मूले को जो एक्सप्लेन करने वाले थे वो डेविंसन जर्मर थे। डेविंसन जर्मर ने ये जो फॉर्मूला है ये प्रूफ किया था कि ये चीज़ जो डेविंसन जर्मर ने क्या बोला कि जो डी ब्रोगली ने जो हाइपोथेसिस दिया वो हाइपोथेसिस नहीं रहा। अब जो उनका जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सही है, आप अगर उससे कोई भी कैलकुलेशन करोगे तो बिल्कुल सही आंसर निकलेगा। तो इसका मतलब यह है कि डेविंसन और जर्मर के द्वारा डी ब्रोगली जो हमारे पास हाइपोथेसिस है वो प्रूफ हो चुका है कि वो बिल्कुल सही है। इसका मतलब अगर हम कैलकुलेशन करना चाहें तो ये हमारे पास वेवलेंथ है, तो ये वेवलेंथ पाई जाएगी। बट अगर इंसानों के द्वारा जो जितनी भी टेक्नोलॉजी जो है उसके द्वारा देखा जाए तो उसमें डिटेक्ट जो मैक्सिमम किया जा सकता है वो 10 की पावर -15 किया जा सकता है। तो ये तो डिटेक्ट हो ही नहीं सकता है, तो डिटेक्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें वेव नेचर नहीं है, वेव नेचर है, वेव नेचर है। तो ये कैसे पता चल रहा है? ये डी ब्रोगली के द्वारा पता चल रहा है। तो यहाँ तक बात समझ आई सभी को? तो पहले इतना नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए और देखिए, इसका दूसरा एग्जांपल देखो। जैसे मैंने बोला कि कोई इलेक्ट्रॉन है, ध्यान सुनना, और वो मान लो कि 100 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। कोई इलेक्ट्रॉन है वो 100 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो बताइए इसमें पार्टिकल नेचर, वेव नेचर क्या है? तो पार्टिकल तो मैं दिख ही रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो उसका मास तो हम लोगों को पहले से डिफाइंड है। और कितना मास होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, ये मास होता है। तो ये तो पहले से डिफाइन है, ये तो कन्फर्म है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। लेकिन इसका वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर कौन सा है तो अभी कैलकुलेशन से समझ आ जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर कि लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P, P को क्या लिख सकते हैं? M इंटू V। तो यहाँ से देखें तो हमारे पास आएगा 6.626
626 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 डिवाइडेड बाई, अगर मास अगर बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू वेलोसिटी हो जाएगी 100। तो अगर हम बात यहाँ से करें सॉरी 31 है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 और डिवाइडेड बाई, अगर हम बात करें यहाँ से कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर 29। अरे कितना हो जाएगा 29। अगर इसमें एक और चीज़ देखें तो क्या देख सकते हैं, देखिए ज़रा, तो हमारे पास जो ये वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, मीटर में आएगी, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो देखिए अगर हम बात यहाँ पर करें तो क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 66.26 और इंटू 10 की पावर माइनस 35 लिख सकते हो और डिवाइडेड बाई ये क्या कर सकते हो 9.1 इंटू 10 की पावर 29 कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए तो अगर हम बात यहाँ से करें तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए ज़रा डिवाइड करके देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। हमारे पास होगा 66.26 डिवाइडेड बाई 9.1, तो हमारे पास आएगा 7.28। हमारे पास जो वेवलेंथ आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी 7.28 और इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6 मीटर। तो देखिए ये वेवलेंथ तो डिटेक्ट की जा सकती है, इसका वेव नेचर भी काफ़ी अच्छा है, तो मतलब इसमें पार्टिकल नेचर वेव नेचर दोनों ही पाए जाते हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों ही पाए जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो देखिए हम अगर किसी भी वेलोसिटी के लिए भी अगर निकाल सकते हैं तो इसके लिए भी निकाला जा सकता है। इनफैक्ट आपको बता दूं, अगर आपको भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो हम क्या कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जब किसी भी एटम में किसी भी ऑर्बिट में जब घूमता है तो फर्स्ट ऑर्बिट के बारे में बात करें वो भी हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हाइड्रोजन एटम के लिए अगर बारे में बात करें तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है उसकी वो होती है 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसकी भी हम निकाल सकते हैं इसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो सीधी सी बात, एक बात तो समझ आ रही है कि अगर कोई भी पार्टिकल है तो उसमें वेव नेचर तो होता है, अब बात यह है कि उसमें मास कितना ज़्यादा है, मास और वो कितनी स्पीड से चल रहा है। अब इलेक्ट्रॉन का मास अगर हम एक इंसान के कंपेरिजन में बात करें तो उसका मास कोई भी मास का कोई कंपेरिजन ही नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन का मास और एक इंसान का मास के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास और इंसान का मास अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता एक तरीके से एक इंसान के मास की कंपेरिजन में। तो पार्टिकल नेचर किसका है, पार्टिकल नेचर एक इंसान का है या जीव जंतुओं का है, बट इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर भी अच्छा खासा है और इसमें पार्टिकल नेचर भी अच्छा खासा है। इसीलिए इंसानों के ऊपर थोड़ी स्टडी करते हैं, स्टडी जो करते हैं हम किसके ऊपर करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन, ये सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो पहले इतना नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ चीज़ें और समझते हैं इसमें डिटेल में। देखिए अब डी ब्रोगली का ही पूरी कहानी चलने वाली है, तो डी ब्रोगली के बारे में अब बार बार बोर्ड पर लिखा रहने का कोई लॉजिक नहीं बनता, इसी के ऊपर ही सब बात होगी। तो अब सुनिए जो मैं कह रहा हूँ। सबसे पहली बात है कि अब मैं यहाँ पर एक चीज़ का कंपैरिजन करने वाला हूँ, जरा ध्यान सुनो। जैसे कि अगर कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से चल रहा है, वो v अगर स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटी है, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब समझना जरा, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटी है तो रियल में क्या होगा कि हमारे पास जो मास होता है वो मास रेस्ट मास ही कंसीडर कर लेते हैं। मतलब क्या है, ये क्या है, रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास वेवलेंथ अगर निकालनी है तो H/m/b होता है तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H/m0/v। हम डायरेक्ट इसे ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर हम बात करें यहाँ पर कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी अप्रॉक्स स्पीड ऑफ लाइट के आसपास पहुँच जाए तो हमारे पास जो मास है, फिर वो मास का फॉर्मूला ये नहीं रहना, मास का फॉर्मूला हो जाएगा m0/√1 - v²
c²। ये आता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये आता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर वेवलेंथ निकालनी होगी तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर अगर ये बात करें तो हमारे पास हो जाएगा लैम्डा, ये h अपॉन m नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस v² अपॉन c² और इनटू v। तो ये हमारे पास वेवलेंथ का फॉर्मूला एक नया आ जाएगा। ध्यान रखना कि आपसे डायरेक्ट जेईई मेन में और नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अगर एक पार्टिकल को स्पीड ऑफ लाइट के अगर लगभग अप्रॉक्स उतनी स्पीड से दौड़ाया जाता है तो बताइए हमारे पास जो वेवलेंथ होगी वो वेवलेंथ क्या होगी। जेईई मेन और नीट में ये बात सीधी पूछी जा सकती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। बेसिक चीज़ है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बात उम्मीद है कि सभी को बात समझ आई होगी। इस चीज़ को नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब आगे बात करते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला है डी ब्रोगली के द्वारा, वो तो हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p था, बट इसमें हम इसको कई तरीके से और भी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखिए ज़रा। जैसे कि देखिए, जैसे केस वन क्या है, जैसे हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसे क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, वो लिखते हैं हाफ mv², ठीक है। अब देखिए मैं एक काम कर रहा हूँ कि इसमें m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो हमारे पास क्या होगा, m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा m² v² अपॉन 2m। देखा जाए तो हमारे पास mv का होल स्क्वायर लिखा है, साथ में 2m लिखा है। तो mv क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर किसके बराबर आ गई है, p² अपॉन 2m के बराबर आ गई है। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो यहाँ से बन क्या जाएगा, बन ये जाएगा कि मोमेंटम p इज इक्वल टू अंडर रूट में 2m काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। अब देखिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, h अपॉन p होता है, तो इसे लिख लिया h अपॉन अंडर रूट में 2m काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, एक चीज़, इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये जो फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं ना हम लोग, ये तभी है, मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देना चाहता हूँ। देखिए, ये फॉर्मूला जो हमने इस्तेमाल किया ये तब है जब v स्पीड ऑफ लाइट से काफ़ी ज़्यादा छोटा है। अगर ये कंपैरिजन अगर लगभग ऑलमोस्ट अगर पार्टिकल की स्पीड अगर स्पीड ऑफ लाइट के अगर आसपास हुई तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने वहाँ पर बात करी थी वैसे यहाँ पर भी बात करने वाले हैं फिर से। अगर v स्पीड ऑफ लाइट से काफ़ी ज़्यादा छोटा है तो हमारे पास जो वेवलेंथ आई वो h अपॉन अंडर रूट में 2m काइनेटिक एनर्जी आई। बट अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर पार्टिकल की स्पीड अगर ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है तो हमारे पास जो एनर्जी का फॉर्मूला है, इस चीज़ को देखिए कैसे लिखना है। एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि अगर कोई भी पार्टिकल है तो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में तो बात करते नहीं हैं। बात जो करते हैं तो एनर्जी का मतलब सीधी सी बात है काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात होती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल सीधे चल रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम वेलोसिटी देख रहे हैं ना, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि पार्टिकल की हाइट कितनी चेंज हुई। अगर पार्टिकल की हाइट अगर चेंज होती है तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात की जा सकती है, बट इतनी बात अभी हम डायरेक्ट अभी यहाँ पर करने स्टार्ट नहीं करेंगे। अब सोचिए कि अगर हमारे पास एक इंसान और अगर वो चल रहा है तो v वेलोसिटी चल रहा है, साथ में उसने हाइट भी चेंज करी, तो हाइट चेंज करने पर सोचिए कि उसकी वेलोसिटी आगे चलने के बाद वेलोसिटी में चेंज आएगा, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी उसके पास थी वो काइनेटिक एनर्जी अगर तुम हाइट चेंज कर रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी में भी चली जाएगी, तो फिर फाइनल जो उसकी वेलोसिटी होगी फिर वो वेलोसिटी नहीं होगी। मैं आपको बताऊंगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इस चीज़ को समझना। पहले इतना समझिए कि अगर मैं एनर्जी को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो हमारे पास जो एनर्जी है वो होती है p² c² प्लस m0² c की पावर 4। ये एनर्जी क्या होती है, ये होती है टोटल एनर्जी। अब ध्यान रखना यहाँ पर टोटल एनर्जी बेसिकली बात की जाती है वो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में एक तरीके से हो जाती है, बट टोटल एनर्जी भी टोटल एनर्जी समझिए, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ये होती है। इस एनर्जी को और क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, ये सिलेबस में आपके नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूँ
कि इनको कैसे यूज कर सकते हैं। अगर मैं फोटोन के बारे में बात करते हैं तो फोटोन का मास तो मालूम है, रेस्ट मास क्या होता है, 0। बट अगर हम लोग अपने बारे में बात करें तो हम लोग खड़े हैं तो क्या हम लोगों का मास 0 है? तो हम लोगों का अगर मास 0 नहीं है तो एनर्जी को डायरेक्ट हम mc² नहीं लिख सकते। mc² जो है वो किसके लिए है? वो फोटोन के लिए है। अगर फोटोन अगर चल मतलब फोटोन बेसिकली फोटोन क्या मतलब, एक लाइट, अगर लाइट अगर चल रही है तो लाइट चलती है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, mc² के बराबर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम होता है m × c। और इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मान लो जैसे मैंने पीछे भी बताया था, मैं इस चीज़ को यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसका तो यूज इतना ही है। अगर मैं बात करें तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन अगर बात करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो तो m0 तो 0 ही हो जाना है। तो हमारे पास आएगा क्या, तो हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा E = PC, और P क्या होता है, m × c, तो mc² हो गया। ये तब है जब फोटोन के बारे में बात की जाती है। बट अगर फोटोन नहीं है, किसी पार्टिकल के बारे में बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला फिर ये नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे पास किसके लिए, फोटोन के लिए है। ये किसके लिए है, फोटोन के लिए। बट बात ये करेंगे कि किसी पार्टिकल, तो पार्टिकल का रेस्ट मास 0 नहीं होता तो उसके लिए एनर्जी हमारे पास यही फॉर्मूला होगा। अब देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, एनर्जी को दूसरे देखिए काइनेटिक एनर्जी टर्म में लिख सकते हैं m0c² प्लस काइनेटिक एनर्जी, m0c² प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये लिख सकते हैं। अब देखिए अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करके अगर दोनों को एक साथ रख दे तो क्या होगा। तो पहली बात तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर दोनों को मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, ये दोनों वैल्यू बराबर होती हैं। m0c² प्लस काइनेटिक एनर्जी और = p²c² प्लस m0² c⁴। मैंने क्या किया कि दोनों साइड स्क्वायर कर लिया, ये स्क्वायर = p²c² प्लस m0² c⁴। ठीक है, तो इतना नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए अगर हम बात यहाँ से करें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर करो तो हो जाएगा m0² c⁴ प्लस काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ m0c² काइनेटिक एनर्जी और = p²c² और प्लस m0² c⁴। ये देखा जाए तो यहाँ से ये कट गया, ये देखा जाए तो यहाँ से कट गया। तो हमारे पास आया क्या, पहले ये रिजल्ट देखिए, तो काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ m0c² काइनेटिक एनर्जी = p²c²। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से बात करें कि दोनों साइड अगर रूट ले लें तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर प्लस 2 m0c² काइनेटिक एनर्जी = PC। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं P निकालना चाहता हूँ, तो P यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से ऐसे लिख सकते हो 2 टाइम्स m0c² काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई c। अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास जो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, h/p। तो क्या लिखोगे, hc/2m0c² काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर। तो देख लो, जो फार्मूला आपने लिखा था कि जब स्पीड ऑफ लाइट, जब हमारा पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा धीमे चलता है, तो फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, तो फार्मूला हमने पढ़ा था कि लैम्डा h/√में 2m काइनेटिक एनर्जी। ये तभी है जब पार्टिकल की स्पीड, अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरिजन बोलें तो छोटी है, बट अगर लगभग अगर उसी की स्पीड के आसपास भागती है, अगर कोई पार्टिकल भाग रहा है तो उसका फॉर्मूला ये बन जाएगा। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा, फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा। बट ये चीज़ें थोड़ा समझना है, क्योंकि एडवांस की पर्पज़ के लिए तो ठीक है, एडवांस IIT के लिए तो मतलब उसके लिए तो ठीक है, बट JEE मेन और नीट में ये सब बातें नहीं पूछी जाएंगी, वो उतना ही काफ़ी है उसके लिए। ठीक है, तो इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं।
चलिए देखिए आगे देखिए, देखिए एक क्वेश्चन करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है। हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन क्या है? अरेंज इन दी ऑर्डर ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन नीट में खूब पूछे जाते हैं। देखिए हमारे पास जो वेवलेंथ था वो क्या था काइनेटिक एनर्जी में? काइनेटिक एनर्जी के टर्म में था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। 2m काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सेम बोल दी, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ से हमने एक चीज़ देख लिया कि लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अंडर रूट m। तो हमें किसी भी तरीके से मास पता चल जाए तो मास ज़्यादातर लोगों को पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ, बताना मेरा धर्म है। देखिए अगर हम बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो तुम्हारा होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 kg। ठीक है, अगर मैं AMU के टर्म में बोलूँ तो ये से होता है 1/1837 AMU के बराबर होता है। मैं बता दूंगा कि अभी AMU क्या है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन लगभग जो होता है वो तुम्हारा होता है 1 AMU के बराबर। तो अगर हम बात करें मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन या 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन। और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होते हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये 4 AMU के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? 4 AMU। तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि AMU क्या है। AMU वो यूनिट है जिसमें जो हमारे पास प्रोटॉन है उस प्रोटॉन के मास को उन्होंने एक यूनिट डिसाइड किया है। क्या किया गया है कि अब सोचिए, जैसे कि अगर मैं एनर्जी के बारे में बात करें तो तुम खुद सोचो कि जो एटम है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, जो चीज़ हमें ऑलरेडी दिखती नहीं है। तो उनकी एनर्जी को हम जूल में मेजर तो कर नहीं सकते हैं, तो उनकी एनर्जी को जो मेजर किया जाता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किया जाता है, क्योंकि इतनी छोटी एनर्जी का उसमें फ्लो होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा। ठीक है, इसीलिए उन्होंने जूल, क्योंकि जूल एक बड़ी यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कंपैरिजन में, तो उन्होंने क्या किया कि उस छोटी सी एनर्जी को, जो एनर्जी की वैल्यू जो बहुत छोटी है, उन्होंने जूल में ना लेके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कंपेयर करने लगते हैं, उसी चीज़ को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेम चीज़ जब सोचिए कि अगर ये मास, अगर प्रोटॉन और अगर हम न्यूट्रॉन के मास के बारे में बात करें तो 10 की पावर -27 के आसपास होता है। ये अगर बात किया जाए कितना मास होता है, ये होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। अब सोचिए कि अगर इतने मास का कैलकुलेशन अगर आप बहुत बड़े फॉर्मूले में करोगे और बार बार ये वैल्यू लिखोगे तो इसमें दिक्कतें होती हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इतनी छोटी वैल्यू को ही इन्होंने 1 यूनिट डिसाइड कर दिया। ठीक है, तो अब ये सारी जो बातें हैं वो 1 AMU के टर्म में हम कैलकुलेट करते हैं। अब होता क्या है अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल बेसिकली होता है हीलियम एटम। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियाई कह सकते हो या एटम बोल सकते हो। तो अगर हीलियम के बारे में बात करेंगे तो उसमें क्या होता है? उसमें उसका मास नंबर 4 होता है, और मास नंबर 4 होने का मतलब एटॉमिक नंबर उसका हो गया है ना, मास नंबर कह सकते हो, तो उसका 4 है। तो उसमें क्या है कि या तो आप ये कह सकते हो कि 4 के चारों प्रोटॉन का मास ले लो, 4 या न्यूट्रॉन का ले लो, लेकिन होगा क्या, उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास बराबर होता है। इसलिए आप ये यहाँ पर कर लिए हो कि या तो 4 प्रोटॉन बोल दो या तो 4 न्यूट्रॉन बोल दो, क्योंकि इसमें होंगे क्या, इसमें बेसिकली अगर मास बारे में अगर बात किया जाए तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होते हैं उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ये मास होता है अल्फा पार्टिकल का। लेकिन इसमें होगा क्या कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर ही होता है, इसलिए इन्होंने इस चीज़ को ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे ये बात तुम्हारी मतलब, हालांकि मैंने बेसिक चीज़ें बता दी हैं,
ठीक है। लेकिन क्योंकि आप जहाँ तक उम्मीद है कि कई बच्चों को पता ही होगा, जिसको नहीं पता है उसको मैंने उसके लिए ये बात बता दी है। अब यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा मास किसका है, तो सबसे ज़्यादा मास है अल्फा पार्टिकल का। तो जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा वेवलेंथ उसकी सबसे कम होगी। फिर उसके बाद अगर बात करें तो प्रोटॉन का मास इससे कम इसका है, तो वेवलेंथ इसकी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी किसकी, जिसका सबसे कम मास है। तो यहाँ से ऑर्डर आएगा क्या, इसके लिए अगर ऑर्डर देखेंगे तो आएगा वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये ऑर्डर हो गया, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है कि हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है प्रोटॉन की। तो इसमें क्या बोला है कि प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है रेस्ट मास ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखिए इस चीज़ का क्या है, इन्होंने एक चीज़ दी है, इन्होंने बोला कि अगर प्रोटॉन की अगर काइनेटिक एनर्जी बोली जाए तो लिख सकते हैं ½ mv², ठीक है। और यहाँ पर इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं m0c²। m0c², ये किसका है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम अगर इसके बराबर लिखें तो क्या लिखते हैं, देखिए। तो दूसरी बात यहाँ पर क्या है, मैंने क्या किया कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई उधर कर दिया, तो हमारे पास हो गया mv² = 2 टाइम्स ऑफ m0c²। यहाँ से हमने क्या किया कि m से मल्टीप्लाई इधर भी किया इधर भी किया, तो हमारे पास आया v² = 2m m0c², ठीक है। तो यहाँ से हो क्या गया, ये बन गया हमारे पास p²। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2m m0c²। यहाँ से क्या आ सकता है, अंडर रूट में 2m m0c²। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू अगर देखें तो क्या होगा, तो p = आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2 × मास ऑफ प्रोटॉन। तो क्या होता है 1.67 × 10⁻⁻27 × मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास कितना हो जाएगा 9.1 × 10⁻31 × c। तो c की वैल्यू हो जाएगी 3 × 10⁸ इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 1.654 × 10⁻⁻20 kg/s। तो हमारे पास ये मोमेंटम आएगा, ठीक है। तो इससे पहले आप यहाँ पर ये वैल्यू निकालिए, मतलब नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको आगे बताते हैं। देखिए नोट कर लो सभी लोग, ठीक है। अब आगे देखिए, देखिए अगर हम यहाँ से बात करें तो हमारे पास वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ होती है h/मोमेंटम। तो हमने मोमेंटम निकाल रखा है, तो हमारे पास हो जाएगा 6.626 × 10⁻34 और डिवाइडेड बाई 1.654 × 10⁻⁻20। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 4 × 10⁻⁻14 मीटर, ये वेवलेंथ आ जाएगी। तो वेवलेंथ हमें अगर प्रोटॉन की निकालनी है तो ये प्रोटॉन की वेवलेंथ आ चुकी है, ठीक है। तो इसे नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन आपको लेके आते हैं, नोट करिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम द स्पेक्ट्रल इमिशन लाइंस ऑफ सोडियम इज 589 नैनोमीटर, ठीक है। ये इन्होंने दिया है। हमें क्या निकालना, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एट विच, पहला इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी निकालना, दूसरा न्यूट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। जबकि इन्होंने वेवलेंथ के बारे में बोला कि वेवलेंथ इनकी सेम है, ठीक है, हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। अगर हम बात यहाँ पर करें तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहली बात हमारे पास फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के टर्म में क्या होता है वेवलेंथ का, तो लैम्डा = h/√में 2m काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। हमने क्या किया कि दोनों साइड स्क्वायर कर लिया, तो स्क्वायर करने पर हमारे पास आया h² और ये आ गया यहाँ पर 2m काइनेटिक एनर्जी। अगर हम काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी = h² / 2m λ²,
ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए तो वैल्यू रखो, तो यहाँ पर आ जाएगा 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 इंटू लेमडा क्या आ जाएगा यहाँ पर 589 इंटू 10 की पावर 9 का स्क्वायर। तो अगर देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी अगर हमारे पास जो आएगी वो ये आएगी, ये बनेगी हमारे पास 6.94 इंटू 10 की पावर माइनस का 25 जूल। ठीक है, तो इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। नोट करिए, देखिए इसी तरीके से अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी ऑफ, अगर हमें न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं फॉर न्यूट्रॉन, और ये क्या है फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी ये आई, न्यूट्रॉन के लिए अगर देखेंगे तो हमारे पास बन जाएगा, बस मास का अंतर होगा, और वेवलेंथ इन्होंने पहले से बता दी, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो सेम है। तो यहाँ से क्या करेंगे 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो क्या होगा 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 इंटू 589 इंटू 10 की पावर माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अगर हम बात करें तो क्या बनेगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो आएगा 3.81 इंटू 10 की पावर माइनस का 28 जूल। तो ध्यान रखना इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैं आपको लगभग हर एक वैरायटी की चीज़ें कवर करा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन के साथ आते हैं। नोट करिए, एक और देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन, उम्मीद है ये सभी लोग कर लेंगे। ठीक है, देखिए तो हम अगर यहाँ से बात करें तो फिर से कहानी वही है कि हमारे पास अगर बात किया जाए तो क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट में 2m काइनेटिक एनर्जी। तो हमने यहाँ से क्या निकाला था, हमने निकाला था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। तो फिर से यही फार्मूला रख दो बस आंसर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 स्क्वायर अपॉन, और यहाँ पर बात करें तो न्यूट्रॉन के बारे में बात की गई, तो न्यूट्रॉन की हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो 2 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 27। ठीक है, इंटू, और अगर वेवलेंथ के बारे में बात करें तो लिखा है यहाँ पर 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 10 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू अगर देखी जाएगी तो हमारे पास होगी 6.735 इंटू 10 की पावर माइनस का 21 जूल। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए जब ये टॉपिक आपका खत्म होगा मैटर वेव, उसके बाद मैं आपको आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जेईई मेंस के, नीट के, मैटर वेव के ऊपर ही और एडवांस के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको मैं करवाऊंगा। अलग अलग लेक्चर लेके आएंगे, सभी के लिए जेईई मेंस के लिए अलग बनाऊंगा, और जेईई मेंस के लिए और नीट के लिए अलग बनाऊंगा, और एडवांस के लिए भी अलग बनाएंगे। देखिए तो ये यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपका केस 1 खत्म हो गया। अब चक्कर है कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको केस 2 है वो दूसरी वीडियो में लेके आता हूँ, क्योंकि वो भी लगभग आपका 40 से 45 मिनट मिनिमम लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में ही आपको केस 2 लेके आते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है, चलिए इतना पढ़ते रहिए और आप लगातार इन चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। ठीक है, ओके।